काल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हुए महागठबंधन को लेके लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कांग्रेस उसमें शामिल होगी अथवा नहीं होगी, कितना कारगर होगा ये गठबंधन। और कल मायावती जी के स्पष्ट इनकार के बाद कि वो कांग्रेस को इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाना चाहती है, क्या रहेंगी परिस्थितियां, इन सब बातों पे, सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं मेरी दाईं ओर पवन आगवी जी, समालोचक और कवि, वरिष्ठ साथी हैं और लंबे समय से सामाजिक मुद्दों पे वो अपने कमेंट्स करते रहे हैं, कभी व्यंग के माध्यम से और कभी सीरियस। मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री उमाशंकर उपाध्याय जी, आप एक्स जनरल सेक्रेटरी आगरा हैं और इसी के साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के किसान जो उनका मोर्चा है उसके आप कन्वीनर हैं, तो उनका भी हम बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मेरी बाईं ओर है आपके जाने माने शहर के वरिष्ठ पत्रकार अशोक अग्निहोत्री जी, लंबे समय से उनका अनुभव रहा है और कई सारे बसंत, कई सारे चुनाव उन्होंने अपने माध्यम से, अपने पत्रकारिता के माध्यम से यहाँ देखे, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और बसपा की आज कमान संभाल रहे हैं श्री अरविंद मथुरिया जी, कोषाध्यक्ष हैं बसपा आगरा के। तो सबसे पहले मैं मथुरिया जी आपसे जानना चाहूंगा कि मायावती क्यों नहीं चाहती थी कि कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल हो, जबकि जितने भी सर्वेस थे वो लगातार इस बात को इंगित कर रहे थे कि अगर कांग्रेस भी इस महागठबंधन का हिस्सा बनती है तो एक बहुत बड़ी सफलता इस महागठबंधन को मिल सकती है और बीजेपी 10 से नीचे सिमट सकती है, जो कहना था विभिन्न सर्वेस का। तो क्या वजह रही कि मायावती जी नहीं चाहती? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो कांग्रेस से जो बात हुई है, क्योंकि अभी आपकी हाल में राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, वहाँ कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन ना करके, क्योंकि वहाँ भी हम लोग गठबंधन करना चाहते थे बहुजन समाज पार्टी, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ नहीं किया। जब उत्तर प्रदेश में हम लोग यहाँ मजबूत हैं तो बहन कुमारी मायावती जी का भी कहना किया है कि हम लोग भी यहाँ, जब आप वहाँ गठबंधन नहीं कर सकते तो हम यहाँ भी गठबंधन नहीं कर सकते हैं। एक कारण और है कि कांग्रेस का जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी को नहीं पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी का वोट तो पड़ जाता है, जो भी किसी भी पार्टी में अगर गठबंधन होता है ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टी का वोट हमारे को ट्रांसफर नहीं होता, विशेष तौर से कांग्रेस का, क्योंकि 1996 में एक बार आजमा कर देख लिया है, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, उसमें कांग्रेस को तो लाभ हुआ लेकिन बहुजन समाज पार्टी की उतनी की उतनी सीटें आई। इसी कारणों को लेकर के उन लोगों, बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन नहीं किया है। हो सकता है और भी कुछ कारण रहे हो। जी अरविंद जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहन जी का मानना रहा होगा। और एक राजनीति में कहा जाता है वन अपमैनशिप हमेशा दिखाना चाहती है पार्टीज, और लेकिन यहाँ पर कितना फायदा और कितना घाटा हो इस बात का तो कहना बहुत मुश्किल है, वक्त बताएगा। लेकिन मैं उपाध्याय जी से जानना चाहता हूँ, उपाध्याय जी, कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अभी उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर यह माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस गठबंधन कर लेती है बसपा के साथ तो दोनों ही पार्टियां, तीनों ही पार्टियों को लाभ हो सकता है, लेकिन अब स्थिति ये बन रही है कि कांग्रेस को अकेले ही चुनाव में जाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन ना होने से मुश्किल में है कांग्रेस? देखिए, हमारे हाईकमान ने शुरू से ही ये कहा था कि जब देश की कोई सत्ताधारी पार्टी संस्थाओं को कुचलने का काम कर रही है और लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है तो उसकी विचारधारा से लड़ने के लिए सारी पार्टियों को उसके खिलाफ आ जाना चाहिए, हमारे हाईकमान का पहले ही कहना था। इसी के क्रम में हमने सभी स्टेटों में, हमारे हाईकमान ने सभी स्टेटों में विकल्प खुला रखा था। गठबंधन हो रहे हैं और विचारधारा की लड़ाई गठबंधन से लड़ी जाएगी। रही बात उत्तर प्रदेश की, अगर उत्तर प्रदेश में हमारे हाईकमान ने पहले ही कहा था सपा बसपा का स्वागत है, लेकिन आज बसपा अगर ये कहे, बहन कुमारी मायावती जी ये कहें कि हम गठबंधन नहीं करना चाहते, हम बड़े स्ट्रांग हैं, जैसे मथुरिया जी अभी कह रहे थे कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमारे पास वोट बैंक है। देखिए, 2009 में हम 21 सीट के विनर हैं। उत्तर प्रदेश में 2009 का जो चुनाव था उसमें हमने 21 सीट जीती थी और तीसरे नंबर पे बसपा रही थी। यहाँ पे हम नंबर फर्स्ट के विनर थे। आज अगर ये कोई सर्टिफिकेट कांग्रेस को दे कि कांग्रेस के पास वोट बैंक नहीं है और कांग्रेस स्थिति में खराब है, तो ये तो पब्लिक तय करेगी, ये कुछ पार्टी तय करेगी। ठीक बात आपने कहा, पब्लिक तय करेगी, पब्लिक का मिजाज है। पब्लिक 2009 के चुनाव को दोहराएगी या पब्लिक आगे कहां तक जाएगी, ये कोई
क्षेत्रीय पार्टियां अगर कांग्रेस को सर्टिफिकेट दें और ये कहें कि हम गठबंधन में शामिल नहीं होंगे या गठबंधन हमारा वोट बैंक नहीं पड़ता है, तो ये पार्टियों का कोई मतलब नहीं है, तो पब्लिक का मिजाज है। पब्लिक जी, ये देखा जा रहा है इन चुनावों में कि कांग्रेस जहां मुख्य विरोधी पार्टी के रूप में अन्य दलों से गठबंधन नहीं कर पा रही है, वहीं भाजपा या एनडीए कहिए वो गठबंधन उनके लगभग सभी स्टेट्स में जिनके साथ वो करना चाहते थे वो हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगभग यही स्थिति, और अब स्थिति ये बन गई है कि यहाँ उनका गठबंधन नहीं हो पा रहा है। तो क्या वजह लगती है कि कांग्रेस के साथ क्यों कोई गठबंधन नहीं करना चाहता? देखिए, जहां तक गठबंधन की बात है, आपको याद होगा कि आज से करीब 26 साल पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा ने एक गठबंधन किया था। पूरे प्रदेश में चुनाव लड़े, आगरे में 9 सीटें थी, 9 सीटों पे इन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, 7 पे उतारे समाजवादी पार्टी ने, 2 पे उतारे बसपा ने। उस समय भी बसपा अपना खाता खोलने में नाकाम रही। समाजवादी पार्टी एक खाता खोल पाई, वो एतमादपुर विधानसभा सीट पे चंद्रमान मौर्य के रूप में। एक सीट थी खेरागढ़ की, वो मिली कांग्रेस के मंडेश्वर सिंह जी को। एक सीट थी भागी, जो कि बहुत कम परसेंटेज से राजा अर्धमन सिंह उस समय जनता दल पार्टी, जनता दल था, उसमें थे, वो जीते थे। और उस समय भी जो एक सीट कांग्रेस मान के चल रही थी, वो उसमें मंडलेश्वर का अपना वोट बैंक ज्यादा था, कांग्रेस का वोट बैंक कम था। तो इसलिए अब बात आती है कि कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल क्यों नहीं है। जो पिछला जो विधानसभा का चुनाव जो मायावती ने देखा होगा, जो मेरा अपना आकलन है, उन्होंने स्थिति जो वोट ऑफ परसेंटेज की देखी कि इनको वोट ऑफ परसेंटेज विधानसभा में कितना मिला, उस वोट ऑफ परसेंटेज को देखते हुए अगर हम इनको लोकसभा में साथ लेते हैं तो हमें उसका कोई फायदा ज्यादा नहीं मिलने वाला नहीं है। जी, आपको ये नहीं लगता कि एक मुस्लिम वोट की जहां पर बात आ रही है और मुस्लिम वोट का इस गठबंधन के साथ अगर उन्हें सफल होना है, इस महागठबंधन को, तो मुस्लिम वोट का साथ होना बहुत जरूरी है। मुस्लिम वोट, कांग्रेस मुस्लिम वोट और अपर कास्ट वोट, जो कांग्रेस का एक परंपरागत वोट भी रहा है एक समय में, ये दोनों वोट कांग्रेस के काफी नजदीक थे और उनको समर्थन भी करते रहे। तो इन चुनावों में कहीं वो वोट डिवाइड तो नहीं हो जाएगा? ये बटेगा वोट, ये बिल्कुल 100% इस वोट का। ये बात क्यों नहीं मायावती जी को समझ में आ रही कि ये वोट बंटने से नुकसान इस गठबंधन का होगा? हर दल के अपने अपने रणनीतिकार होते हैं जी, और जो पार्टी मुखिया होता है वो अपना इन्हीं पे विश्वास करता है, इन्हीं के सर्वे के ऊपर आराम से चलता है। मायावती जी का कभी ये रहा या सपा का भी रहा, उन्होंने कभी पैसे देके अपने सर्वे नहीं कराए, किसी एजेंसी से उन्होंने अपना सर्वे नहीं कराती है। उनका अपना इंटरनल जो सर्वे है उसी को लेकर मान के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, ये अपना उसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से अपना सर्वे करा के चलते हैं। तो पवन जी क्या लगता है कि जैसे अशोक जी ने कहा कि मायावती जी सर्वे नहीं कराती हैं, उनके अपना आकलन है, तो पब्लिक पल्स कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मायावती जी कुछ समझने में यहाँ पर शायद भूल कर रही हैं और एक बड़ा नुकसान वो अपनी पार्टी का कर सकती है ये महागठबंधन में कांग्रेस को शामिल ना करती? हाँ बिल्कुल, नुकसान तो होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जहाँ तक थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को, चूंकि जो 3 राज्यों में जो प्रमुख राज्य थे उनमें जो सफलताएं मिली, तो उसको लेकर वो बहुत अधिक आत्मविश्वास से भर गए और शायद इसीलिए जब उन्होंने 21 सीटों की मांग की, फिर बाद में वो 16 की मांग करने लगे। लेकिन जहां तक अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि वो शायद 12 सीट पर इस गठबंधन में तैयार हो गए थे। लेकिन मायावती जी अपने जो सीटें उन्होंने अखिलेश जी के साथ तय की थी, उसमें से वो समझौता नहीं करना चाहती थी कांग्रेस के साथ, और वो चाहती थी कि यदि गठबंधन में यदि लेना चाहें तो अखिलेश जी अपनी सीटों में से दे दें। अब अखिलेश जी चूंकि खुद ही राष्ट्रीय लोकदल को अपने एक सीट अपने खाते से दे चुके थे, तो वो इस बात पर तैयार नहीं थे क्योंकि सारा नुकसान उन्हीं को हो रहा था। लेकिन अब स्थिति ये है कि थोड़ा सा पब्लिक भ्रमित होगी, जिसका फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि यदि पूरा कॉम्पैक्ट होकर यदि वोटर सिर्फ फिर एक भाजपा या गैर भाजपा के रूप में जो जाता, वो आज जहां कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग होगा, वहां निश्चित रूप से गठबंधन के प्रत्याशी को थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अंदरूनी पैक्ट इनके अंदर अभी दोनों पार्टियों के अंदर है, और जहां मजबूत सीटें होंगी कांग्रेस की, वहां पर गठबंधन प्रत्याशी थोड़े से कमजोर होंगे और खड़े किए जाएंगे, और जहां कांग्रेस को लगेगा कि यहां पर भाजपा निकल सकती है, वहां शायद कांग्रेस की तरफ से भी थोड़ी ढील दी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, पवन जी का मानना है कि अंदरूनी पैक्ट हो सकता है, लेकिन बात अब हम कांग्रेस की कर लेते हैं।
उपाध्याय जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया है गठबंधन ना होने से, और हालांकि आप प्रियंका जी को लेकर आए हैं, अपना ट्रम्प कार्ड आपने खेल दिया है और निश्चित ही एक बड़ा फैसला था ये राहुल गांधी जी का। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं मुश्किल में नहीं रहेंगे? ये माना जा रहा है कि कैंडिडेट्स ढूंढने में भी परेशानी आ रही है, कांग्रेस के पास उचित प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे हैं पूरे प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमने अपने कैंडिडेट घोषित करे हैं। तो कैंडिडेट का सवाल तो ये है कि सबसे पहले हमने अपने 11 कैंडिडेटों की लिस्ट जारी की है, सबसे फर्स्ट रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो कैंडिडेट चयन का कोई विषय नहीं है, कैंडिडेट हमने सबसे पहले दिए। दूसरी बात, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में पब्लिक सब समझती है। अगर बीजेपी कोई कूड़ा एकसूदा करके बहुत सारा फायदा ले जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। ये पब्लिक का मिजाज है, पब्लिक जानती है। लोकसभा का चुनाव अलग होता है। भाई अग्निहोत्री जी विधानसभा की बात कर रहे थे, अभी खेड़ागढ़ और एतमादपुर पर पहुंच गए थे, वो विधानसभा का मैटर है। विधानसभा का मिजाज अलग होता है, लोकसभा का मिजाज अलग होता है। तो लोकसभा का जो लोग है वो सेंटर के लिए देखते हैं, दिल्ली के लिए देखते हैं। तो लोकसभा में 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए थे, पूरा देश जानता है, झूठ और जुमले के वायदे थे। आज उसका धरातल पे कोई योजना नहीं है। किसी भी भाजपा के मिनिस्टर से आज पब्लिक ये पूछे कि आपके मंत्रिमंडल की योजना कोई जमीन पर चल रही है क्या, तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। कांग्रेस की कई योजनाएं जमीन पर चल रही हैं। जो आधार कार्ड पे आरोप लगाते थे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सबसे पहले सत्ता में आने के बाद आधार कार्ड को लिंक किया। सबसे पहले कई ऐसी चीज है जो पब्लिक समझती है और पब्लिक उसका निर्णय करेगी। ये को अभी आचार संहिता लगी है, कैंडिडेट चयन हो रहे हैं, सभी सारे पार्टियों के कैंडिडेट जब फील्ड में आ जाएंगे तो देखिएगा आप कांग्रेस की तरफ कितना रुख बढ़ेगा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में फर्स्ट पार्टी रहेगी। अग्निहोत्री जी, जैसे कि अभी उपाध्याय जी ने कहा कि कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट है और प्रियंका को लाके काफी समीकरण उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश के चेंज होंगे। आपको क्या लगता है, जो जनता कहीं ना कहीं प्रियंका के आने से और जितनी कांग्रेस में ताकत आएगी उतना ज्यादा भ्रमित होगी, या क्या आपको लग रहा है इन चुनावों में, क्या आप देख रहे हैं? क्या देखिए, महासचिव बनने के बाद जो मीडिया को उन्होंने पहला जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि मेरा टारगेट लोकसभा चुनाव नहीं है, मेरा टारगेट है विधानसभा चुनाव। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था। सबसे पहले उन्होंने यही कहा था, निकलने मीडिया से उन्होंने यही कहा था। आज स्थिति यह है कि अगर आप लोकसभा के चुनाव की गठबंधन की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा, अगर दोनों के वोट, मैं आगरा को लेकर चल रहा हूं, अगर दोनों के वोट आगरा और फतेहपुर सीकरी सीट पे मिला लिए जाए, मैं आपको बताऊं 2009 में दोनों को अगर मिले आगरा के अंदर तो वोट मिले इनको 3,35,449, दोनों पार्टियों को मिला के, सपा बसपा के मिला के। उस समय भारतीय जनता पार्टी के वोट थे 2,03,697। 2014 नहीं, 2009 की बात कर रहा हूँ। 2009 फतेहपुर सीकरी पे भाजपा को मिला था 1,54,373 और समाजवादी 2014 की भी बता। 2014 में यह था कि 2014 में समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन का अगर वोट परसेंटेज देखें तो बढ़ा है 2009 की तुलना में, लेकिन क्योंकि मोदी लहर थी इसलिए वो गठबंधन काम नहीं आया। और ये जो सिटी में हारे करीब ये जीती बीजेपी करीब 2.5 लाख से ऊपर से, और देहात में भी जीती 2.25 लाख के ऊपर से जी। अब सवाल ये उठता है मोदी फैक्टर कितना काम करता है इस वाले चुनाव में, वो तो एक लहर के रूप में थी मोदी की जी। एयर स्ट्राइक के बाद फिर लगभग मानना था कि कुछ माहौल बन रहा है। उससे पहले थोड़ा सा दिक्कत में लग रहा था कि हो सकती है बीजेपी। अरविंद जी, कहीं ना कहीं जैसे अभी अशोक अग्निहोत्री जी ने बताया कि अगर आप दोनों के वोट जोड़ लें, सपा बसपा के आगरा की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं एडवांटेज भाजपा ही नजर आती है। तो ये चुनाव आप कैसे क्या समझते हैं कि गठबंधन के बाद भी आगरा में मुश्किल आने वाली है आपको? देखिए, ऐसा है 2014 में हम लोग लगभग दोनों पार्टियों के वोट मिलाकर 80,000 करीब कम बैठ रहे थे हमारे वोट उसके बाद भी। लेकिन जो उस समय मोदी जी की जो लहर थी, जनता को बड़ी अपेक्षाएं थी उनसे, लेकिन वो 5 साल में उन्होंने कोई जनता की कोई जो भी अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई, और जनता से जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हो पाए। तो जनता में जितने लोग उनके प्रति उनके अंदर, जनता के अंदर, उनके अंदर मन में उनके प्रति खटास पैदा हुई है कि भाई मोदी जी को हम बहुत चाहते थे, मोदी जी ने हमारे लिए ये नहीं किया वो नहीं किया। तो जनता
अब इसको बदला लेगी। प्रति जो नाराजगी है जनता की, उसका फायदा अब इस गठबंधन को नहीं, गठबंधन को आगरा में तो अरविंद जी, अब आगरा की अगर हम बात कर लें तो फतेहपुर सीकरी से आपकी प्रत्याशी ने विड्रॉ कर लिया, आखिरी समय पर विड्रॉ किया, तो उसको लेके भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी किरकिरी बसपा की हो रही है। तो उससे नहीं लगता कि माहौल कहीं ना कहीं एक आपके फेवर में नहीं जा पा रहा है? देखिए ऐसा है, ये तो हर राजनीतिक पार्टी में आने वाले समय पर होगा। 1 महीने के अंदर आप देखना इस चुनावों में, जब तक पर्चे भरे जाएंगे, जब तक कौन किस पार्टी में जा रहा है, कौन सी सीट छोड़ रहा है, लेकिन ये एक माहौल बनाया जा रहा है। बसपा में ऐसा होता नहीं था, बहन जी हटाया करती थी, कोई अपने आप नहीं हटता था, और ये भी कहा जाता था कि भाई वहाँ लेन देन की बहुत बड़ी बात होती है और इसलिए भी प्रत्याशी पैसे देके बनते हैं और फिर उसके बाद हटते नहीं है। अगर कोई ज्यादा पैसे देते तो बहन जी हटा देती थी, ऐसा कहा जाता था। नहीं, ऐसा उपाध्याय जी के साथ में ऐसा नहीं है, वो हमारे बड़े नेता हैं और पार्टी में है वो अभी भी, ऐसा नहीं है। उनका कुछ आपस के अंदर कुछ मनमुटाव है बड़े नेताओं के साथ में, और हमें विश्वास है कि वो चुनाव लड़ेंगे दोबारा, फतेहपुर सीकरी से लड़ेंगे। अभी कोशिश कर रहे हैं उनको मनाने की। बिल्कुल बिल्कुल। पवन जी, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि आगरा में इस गठबंधन की, जैसा कि अशोक जी ने बताया, आंकड़े अभी भी इस गठबंधन के फेवर में नहीं है? आगरा में भाजपा का गढ़, एक मजबूत गढ़ बन गया है जी। हो सकता है पिछले 2 चुनावों में कुछ इस तरह की स्थिति रही हो, लेकिन अब की बार ये देखा जा रहा है कि जो लोग 10 साल से काबिज हैं सांसद, जैसे आगरा के अंदर, तो उनके प्रति जो लोगों का, उनके पार्टी के लोगों का जो आक्रोश है, तो मुझे लगता है कि उससे भाजपा को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। या तो वो कैंडिडेट चेंज करें, तो और शायद अभी कैंडिडेट, जहां तक ऐसा सुना गया है कि शायद अभी वो क्योंकि इतनी जल्दी जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी हर प्रत्याशी के खिलाफ होती है, लेकिन यही बसपा की अगर बात हम करें जो उनके अगेंस्ट, या हम मान लीजिए कटेरे जी को मिल जाती है, या भाजपा के अगेंस्ट जो भी मनोज सोनी जी हैं, उनके प्रति भी यहाँ कार्यकर्ताओं में जो बसपा के हैं वो कहते हैं भाई भारी कैंडिडेट दे दिया, तो वहां भी नाराजगी है। हाँ, नाराजगी तो खैर दोनों तरफ ही है, लेकिन अब यह है कि सिर्फ मोदी जी के नाम पर भी वोट मांगने से मुझे नहीं लगता कि जो यहाँ के लोगों की, आगरा के लोगों की जो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, चाहे बैराज की बात हो, चाहे खंडपीठ की बात हो, चाहे अन्य विकास के मुद्दे हों, उनको लेकर अब लोग भी ये सोचने लगे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये सोचने लगे हैं कि हम कब तक सिर्फ मोदी के नाम पर हम वोट देते रहेंगे, मोदी जी के नाम पर वोट देते रहेंगे, या जो झूठे जो वायदे हैं उनके नाम पर वोट देते रहेंगे। तो जो खासकर जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग के अंदर अब सोच आने लगी है, और जब हम सोशल मीडिया पर जब देखते हैं तो वो खुलकर इस बात को कहने लगे हैं। हालांकि एयर स्ट्राइक के बाद बहुत सारी स्थितियां जो एकदम पूरी तरह से खिलाफ जा रही थी भाजपा के, उसमें थोड़ा सा सुधार आया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए इस बार डगर मुश्किल रहेगी आगरा से। चलिए उमाशंकर जी, पवन जी का तो मांगना है मुश्किल रहेगी डगर, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो आपके प्रदेश अध्यक्ष और आगरा के ही राज बब्बर जी, वो आगरा छोड़ के भाग गए, उनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही आगरा से लड़ने की। फतेहपुर सीकरी से लड़े हैं, आगरा से भी सांसद रहे हैं, तो अब आप जब वो छोड़ के भाग रहे हैं मैदान, तो आपको कैंडिडेट कहां से मिलेगा आगरा के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाई अग्निहोत्री जी की बात का संशोधन कर देता हूं। अग्निहोत्री जी ने कहा था, प्रियंका गांधी जी ने ये कहा था कि हमारा टारगेट विधानसभा है। प्रियंका गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा हमारा टारगेट विधानसभा है। प्रियंका जी ने ये कहा था कि मैं लंबे समय के लिए ये कहा था कि हमारा लंबा टारगेट है, अभी हम आए हैं और हमारा लंबा टारगेट। अब यहाँ मैं रहने करना चाहता हूँ, इनकी बात का याद मैं आपकी बात से और दूसरे बात रही बात की कि हमारे राजगोपाल साहब जो फतेहपुर सीकरी से 2009 में चुनाव लड़े थे, कम मार्जिन से हारे थे, अभी इनकी दावेदारी खत्म नहीं हुई है जी। पत्रकारिता के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम आप लोगों ने पढ़ा है कि मुरादाबाद कैंडिडेट हो सकते हैं, अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, और संभवत मेरा ऐसा मानना है कि वो फतेहपुर सीकरी से ही चुनाव लड़ेंगे संभवत, और हम फतेहपुर सीकरी सीट को जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में आपको बता देना चाहता हूं, 23 मई का दिन जो दिन होगा वो उत्तर प्रदेश और देश के लिए महत्वपूर्ण दिन होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चौंकाने वाले नतीजे देगी और देश में नई सरकार का गठन होगा, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है अग्निहोत्री जी। बिल्कुल एक महत्वपूर्ण समीकरण यहाँ पर बन रहा है। पवन जी ने कहा कि भाई एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, नाराजगी है, वायदे जो किए थे आगरा में वो पूरे नहीं हुए, तो क्या लगता है आपको? देखिए, जिस आगरा को हमेशा छला जाता रहा है, और जिस उम्मीदों से 2014 में आम जनता ने नई सोच के तहत, जैसा कि उन्होंने आगरा की सभा में आके लंबे चौड़े वादे किए थे,
उसको देखते हुए जिस तेजी से वोट परसेंटेज बढ़ा था, आज अगर पूरे कार्यकाल को देखा जाए तो जैसे कि पवन जी ने सही कहा, सिविल एयरपोर्ट भी भले ही अपना ठप्पा लगाने का प्रयास करे, पिछली सरकार का प्रोजेक्ट है। बैराज का प्रोजेक्ट पिछली सरकार का प्रोजेक्ट है। सही बात। एयरपोर्ट का मुद्दा हो, टूरिज्म से संबंधित जो कि यहाँ की जान है टूरिज्म, 5 साल के अंदर उसके एक कोई प्रोजेक्ट टूरिज्म का यहाँ नहीं दे पाए। नहीं लग पाया। बिल्कुल ठीक है, आगरा इतना महत्वपूर्ण शहर है और हमको कुछ अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। और राहुल जी, ये आप किसकी कमजोरी मानते? ये हमारे, ये आपके पास दुर्भाग्य ये है कि पूरे सभी विधायक भाजपा के, 2 सांसद भाजपा के। तो अग्निहोत्री जी और पवन जी दोनों आपसे जानना चाहता हूँ, इतनी सब नाराजगी के बाद और आगरा को कुछ नहीं मिला, उसके बाद भी आगरा फिर बीजेपी को वोट करने के लिए मन बना रही है या तैयार है, क्या क्या वजह लगती है? देखिए उसमें विकल्प नहीं है हमारे सामने। नहीं, उसमें सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा आपका, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आगरा को सही विकल्प नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन आगरा को सही विकल्प मिल गया, मनोज सोनी जी ये सही विकल्प नहीं है या बसपा सही विकल्प नहीं है, या एमपी के इलेक्शन में हम लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं, मोदी की तरफ देख रहे हैं। आप आज से 2 महीने पहले सोनी जी को जानते थे क्या? आगरा सोनी जी को जानता था क्या? नहीं जानते। नहीं तो आप मान लीजिए बीजेपी को, भाई साहब राहुल जी, वोट केवल बसपा नहीं देगी जी, आगरा के मतदाता वोट देंगे कैंडिडेट को जी। तो एक व्यक्तित्व आपका आपसे जानना चाहता हूँ कि अशोक जी ये कहना है कि भाई सोनी जी बाहर के प्रत्याशी नए प्रत्याशी हैं और आगरा का कोई प्रत्याशी होता, जाना माना चेहरा होता तो शायद आपको लाभ मिलता। देखिए मनोज सोनी जी वैसे मूल रूप से तो आगरा के रहने वाले हैं, वो अलग बात है कि बिजनेस के लिए अपना नोएडा रह रहे हैं या हाथरस रह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इनकी बात बीच में काट रहा हूं मैं। रामवीर उपाध्याय जी की जो अभी बात आई, सीमा उपाध्याय जी वाली, ये आपको इंटरनल बात है। उनके पीछे हटने का कारण ही मुख्य ये सोनी जी हैं। इनको रामवीर उपाध्याय को ये गलतफहमी थी कि सोनी की टिकट हम कटवा लेंगे। वो अपने कैंडिडेट को बीरू सुमन को दिलाने के चक्कर में उनकी सेटिंग पूरी थी। उनको यह नहीं मालूम था कि ये कैंडिडेट इतना भारी है जो उन्हीं पर उल्टा भारी पड़ जाएगा। मजबूरन उनकी पत्नी को यहाँ से छोड़ना पड़ा। आज की स्थिति ये है कि रामवीर को अपनी सीट के भी लाने पड़ने वाले। नहीं ऐसा नहीं, आप जवाब नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि मनोज सोनी जी पार्टी के हाथरस से चुनाव लड़ चुके हैं, आगरा के रहने वाले हैं और यदमातपुर के पास ही उनका गांव है। टूंडला और यदमातपुर को ज्यादा दूरी नहीं है। रही बात, ऐसे तो रामवीर उपाध्याय जी बाहर के थे, रामशंकर कठेरिया भी इटावा के औरैया के रहने वाले हैं। रामवीर जी भी बाहर के थे। देखिए कठेरिया जी भी आगरा इटावा औरैया के रहने वाले हैं। और मैं कह रहा हूं डॉक्टर धर्मपाल जी हमारे विधायक रहे लगातार आगरा के अंदर 2 बार, वो भी बाहर के रहने वाले हैं। अब मूल निवासी तो आगरा के, अब तो सब लोग हम भी एटा के जैसे रहने वाले हैं, कोई कहीं का रहने वाला है। अब वो यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ के हो गए वो। तो ये तो कहने वाली बात है कि लोकसभा के चुनाव में ये चीज मायने नहीं रखती है और वो कार्यकर्ताओं के बीच में धीरे धीरे अपनी पहचान कर रहे हैं और आने वाले समय पर बिल्कुल मामला ठीक हो जाएगा हमारा बीएसपी के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद जी एक चीज और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो आपके प्रति, आपने कहा भाई कांग्रेस का वोट तो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो आपके प्रति ट्रांसफर हो पाएगा आगरा और फतेहपुर सीकरी की अगर मैं बात करूं? देखिए आज आगरा के अंदर हम लोग अभी लगातार कई जनसभाएं कर चुके हैं, मीटिंगें कर चुके हैं। वहां समाजवादी बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उन मीटिंगों में आ रहे हैं। उससे हमें जो महसूस हो रहा है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल हमारे साथ में तैयार है और बिल्कुल वोट देने को भी तैयार है। कई समाज के हमने अभी कार्यक्रम किए हैं, ओबीसी बैकवर्ड के सम्मेलन किए हैं, एससी के सम्मेलन किए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी भूमिका रही है और वो बढ़ चढ़ करके हमारे साथ में भाग ले रहे हैं। उमाशंकर जी चुनाव कहीं ना कहीं जातिगत आंकड़ों पर होता है और अभी भी हम ये देखा गया है कि हम बात कितनी भी कर लें विकास की अन्य बातें, लेकिन ये देखा गया है कि भाई आदमी जब वोट डालने जाता है तो पहले अपनी जाति और इस तरीके की बातों में बन जाता है और यहाँ पर सबके परंपरागत वोट बैंक भी है। कांग्रेस को कौन सा वोट मिलने वाला है आगरा फतेहपुर सीकरी की बात करें? देखिए कुछ वोट बैंक कैंडिडेट के ऊपर भी निर्धारित करता है, कुछ वोट बैंक स्थितियों के अनुसार बनता बिगड़ता है। 2004 में हम चुनाव जो लड़े, 2009 में चुनाव लड़े, तो 2009 में भी आप लोगों के माध्यम से और ऐसे पता चलता था कि आपका वोट बैंक कौन सा है, लेकिन फिर भी जनता ने हमको वोट दिया, नंबर 1 कैंडिडेट रहे। आज भाजपा को ये सोचना है, भाजपा के पास जो वोट बैंक है वो खिसक गया है। भाजपा अपने कैंडिडेटों का चयन नहीं कर पा रही है। भाजपा सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी को तो 6 महीने पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए थे अपने प्रत्याशियों को।
भाजपा ने आगरा डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं तो आगरा डिस्ट्रिक्ट में 2 लोकसभा क्षेत्र है, फतेहपुर सीकरी और आगरा, और दोनों लोकसभा क्षेत्र से कद्दावर मजबूत सांसद इनके निकल के गए। तो भाजपा इतनी डरी हुई है, इन्होंने अपने अभी प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाया है, डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं। बात तो करो ना, भाजपा की बात तो हम वही बात कर रहे हैं कि भाजपा खुद इतनी डरी हुई है कि उसका वोट बैंक खसक गया है। कोई टिकट मांगने वाले नहीं है। हमारा आपके पर्यवेक्षक आए थे, उन्होंने कहा जो मांगने टिकट गए उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे मैं टिकट देना चाहे। देखिए हमारे पर्यवेक्षक कहीं पैराशूट से उतर कर आएंगे आपके प्रत्याशी? नहीं, पैराशूट तो सभी पार्टियों में उतरते हैं, ऐसा कोई भाजपा ने पैराशूट नहीं उतारे क्या? भाजपा ने सत्ता हासिल करी तो पैराशूट उतारे, सारी पार्टियां पैराशूट उतारती हैं। हम समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। हम ये मानते हैं कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगा, जो जीत सकता है उसको पार्टी टिकट देगी। हमारे पास जो वोट बैंक है वो पब्लिक है, पब्लिक अपने आप वोट बनाती है, अपने आप वोट देती है। तो बताइए आज की तारीख में आपके पास कौन सा कैंडिडेट है जिताऊ दोनों सीटों पे? हमारे पास कैंडिडेट है, फतेहपुर सीकरी पे राजबब्बर कैंडिडेट है। नहीं, वो तो छोड़ो सर, वो तो अभी मुरादाबाद की अभी वो छोड़ो क्या, और वो सर्वे कराने में बैठे हुए। सर्वे उसका क्या मतलब है? कोई आधिकारिक घोषणा थोड़ी हुई है। आप आधिकारिक घोषणा होगी तो छोड़ देंगे ना हम। ठीक बात है, प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके। अच्छा, वो शहर में छोड़ देंगे नहीं? शहर में किसको लगा है? आपको बता देना चाहता हूँ कि जब पार्टी की लिस्ट जारी हो जाती है तब छोड़ा छाड़ी होती है, तब आप कटाक्ष कर सकते हैं कि वो तो वहां से कैंडिडेट क्लियर हो गया, आप छोड़िए, उसकी बात न करिए। मुरादाबाद से हमारे प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं हुए, पर अमर उजाला आपको एक चीज जानकारी होगी शायद, अगर आप आगरे के हैं तो आगरे के ही तो प्रदेश के पदाधिकारी है जो 20 दिन से वहीं पड़े हुए मुरादाबाद में डोरे डाल के और वहीं कर रहे हैं सर्वे पूरा बैठ के। वो आपके राजू लवानिया और आपके वो सब मुरादाबाद में पड़े हुए उपेंद्र वगैरह। आपका कोई नजदीक है वो आप जहां जाएंगे तो वहां जा सकता है। ये पार्टी का विषय नहीं है, हालांकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है और सीमा जी के विड्रॉ करने के बाद हो सकता है कुछ समीकरण बदले और दोबारा से मन बनाए। हम तो चाहेंगे भाई आगरा से जुड़ाव रहा है राजबब्बर जी का, आगरा है। अंत में मैं पवन जी आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि भाई नाराजगी है भाजपा के प्रति, लेकिन जो अभी एयर स्ट्राइक्स हुई और जो माहौल बन रहा है देश में वो कहीं ना कहीं नेशनल और एंटी नेशनल मतलब राष्ट्रीयता को लेकर अब भाजपा लड़ रही है। और क्या अगर भाजपा यहाँ से अपने कैंडिडेट बदलती है तो क्या स्थिति है? देखिए, यदि भाजपा अपने कैंडिडेट बदलती है तो शायद उसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि जो स्थानीय प्रत्याशियों के प्रति जो नाराजगी है और वोटर्स के अंदर जो नोटा के प्रति लोगों में अलग जगाई जा रही है कि साहब आप नोटा का प्रयोग करें, और हमने देखा भी है कि विधानसभा चुनावों में जो नोटा का जो वोट प्रतिशत था उसकी वजह से भाजपा तीनों राज्यों के अंदर हारी थी और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हारी थी। तो इस बार जो सबसे बड़ी चुनौती होगी बीजेपी को वो नोटा के ऊपर बटन दबाने के सपोर्टर्स की नाराजगी, बस उनके लेकिन वो जब से एयर स्ट्राइक हुई है माहौल कुछ बदला है? नहीं, माहौल बिल्कुल बदला है, लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि पार्टी यहाँ से प्रत्याशियों को चेंज नहीं करती है तो संभवतः उसका नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। और जहाँ तक गठबंधन के प्रत्याशी की जो बात आ रही है कि लेकिन इतना तो है कि यदि एक वेल नोन चेहरा यदि गठबंधन प्रत्याशी लेकर आता तो शायद एक बहुत बड़ा विकल्प हो सकता था, क्योंकि यहाँ के लोगों में भी ये था कि शायद कोई यदि ऐसा चिरपरिचित चेहरा आ जाता यदि गठबंधन से तो शायद उसको ज्यादा उसका लाभ मिलता। हालांकि मनोज सोनी जी भी अपने पूरे दमखम से लगे हुए हैं, और जहां तक जो वोटिंग परसेंटेज है यदि उनके कार्यकर्ताओं में आपस में नाराजगी न हो तो संभवतः वो भाजपा को भी उनमें नाराजगी पा सकते हैं और गठबंधन मजबूत हो। अग्निहोत्री जी, अंत में मैं आपसे केवल इतना जानना चाहूंगा कि अभी भी कोई संभावनाएं आपको लगता है या बैकडोर कुछ टॉक्स इस प्रकार की चल रही है आपकी जानकारी में है कि भाई अभी भी कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा बन जाएगी? नहीं, उसका जो कांग्रेस का जो रुझान है वो बसपा की बजाय समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है। जैसे उन्होंने 2 सीट अपने लिए उन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, उन्होंने उनके परिवार की 6 सीट के लिए कैंडिडेट खड़े नहीं किए। अब मायावती ने 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े न करने की घोषणा पहले कर दी है। अब कांग्रेस उनके पास कितनी सहानुभूति रखती है, कितना क्या करती है कि जैसे कोई अगर सपोज कीजिए मायावती चुनाव लड़ती है तो वो माँ कैंडिडेट खड़ा नहीं करते, अपनी कांग्रेस नहीं खड़ा करे। अब ये तो जो अंदरूनी चल रही होगी कांग्रेस नेताओं और इनमें, तो वो बात की बात है, क्या होता है उसका नतीजा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान हालात जो है उसमें कोई भी पार्टी झुकने के लिए तैयार नहीं।
कुछ कह रहा। देखिए कांग्रेस पार्टी सदा विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश की क्षेत्रीय पार्टियों से ये कहती चली आई है और कहती रहेगी। विकल्प खुला है कि विचार देश की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ अगर विचारधारा की लड़ाई लड़नी है तो हमारे साथ आइए, जब भी मजबूताई से लड़ाई लड़ी जाएगी। ये सदा कहती आई है, आज भी विकल्प खुला है। लेकिन जहां तक सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जहां तक मुझे लगता है कि अभी तक जो फतेहपुर सीकरी के जो समीकरण हैं उसमें राज बब्बर की वापसी हो सकती है, क्योंकि अभी राज बब्बर जी के जो संधि हैं वो बसपा के पवन सागर जी वो मायावती जी के काफी नजदीक है, और ये हो सकता है कि इन 2 सीटों पर इस तरह का फैसला हो जाए कैंडिडेट खड़ा न करे। हाँ, कि आगरा से कांग्रेस अपने प्रत्याशी खड़ा न करे और फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से वो राज बब्बर को समर्थन दे दे। चलिए, ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर, और पॉलिटिक्स भी एक तरीके की लड़ाई है। क्या अंतिम समय पे ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये निश्चित है कि आगरा ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इस बार चुनाव बहुत ही कांटे का होगा और बहुत निर्णायक होगा हमारे देश के लिए। तो निश्चित ही हम हमेशा करते रहे और ये फिर आपसे अपील करेंगे कि किसी को भी आप वोट दें, लेकिन वोट जरूर देने आए। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रश्नकाल में, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।